आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को खुद से सही ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश करें, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। बड़े ध्यान से समझना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व नहीं बल्कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है ये प्रश्न में और कैसे हमें इस तरह के प्रश्नों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही, चूँकि आप सीख रहे हैं तो बहुत ही आसान या बहुत ही इत्मीनान से प्रश्न को पढ़ना है। सीखते वक्त एक आदत आपको इस तरह की डालनी पड़ेगी। कहा कि 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है। तीसरे वर्ष में क्या ब्याज मिलेगा। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज की जब आप बात करते हैं तो पहले वर्ष कैलकुलेट होगा, दूसरे वर्ष कैलकुलेट होगा और तीसरे वर्ष भी कैलकुलेट होगा। तो ये जानना चाहता है कि जब तीसरे वर्ष कैलकुलेट हो रहा होगा ब्याज, तो उस समय ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष कुछ अलग होगा, पहले वर्ष कुछ अलग होगा और तीसरे वर्ष भी कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि बात चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप ये समझते हैं कि इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जो मूलधन है उस पे ब्याज तो लगता ही लगता है, लेकिन जो ब्याज बनते चले जाते हैं उस पे भी ब्याज लगता है। तो आप ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे। नहीं जी, अगर आप जिस मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ यदि आप उससे परिचित होते तो अभी तक आपका आंसर ये हो गया होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे, अभी तो मैंने समय लिया ना। अगर आप इस अप्रोच को पकड़ लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ख़त्म होते होते आप सही आंसर टिक कर पाते। चलिए देखते हैं कि क्या है वो माजरा, क्या है वो नज़ारा। इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जो कंसेप्ट होते हैं, क्या आप उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्या उसकी व्यवहारिक समझ रखते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप व्यवहारिक समझ रखेंगे तो जो फार्मूले या जो ट्रिक में आप रख रख के सवाल करते हैं उससे बेहतर फील करेंगे और आपको आंसर दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, समझा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा और इस लॉजिक को बड़े ही इत्मीनान से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़ लेंगे तो ऐसे न जाने कितने सवाल आप चुटकियों में कर जाएंगे। देखिए, अभी तो हमें ये दिया है कि 2000 रुपया है, ठीक है, ये 2000 रुपया दिया और ब्याज की जो दर है वो 40% है और कितने वर्ष तक लेना है ब्याज, 3 वर्षों तक। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि ये 3 वर्ष हो गया। और मान लीजिए कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, साधारण ब्याज होता, तो 40% यहाँ लगता, 40% यहाँ पहले वर्ष दूसरे वर्ष और 40% तीसरे वर्ष भी लगता। ठीक, ऐसा यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे कोई राशि आती और हमको लास्ट डिजिट से अपने ऑप्शन तक जाना है। तो यहाँ पे राशि क्या आती, यहाँ पे जो राशि आती, ये जब आप 2000 का 40% निकालते तो क्या आता, 800 आता। एक जीरो हट जाता और 4 दूना का 8, यानी कि यहाँ पे आपको 800 ब्याज मिलता। बाकी पे अब आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ये तो पहले वर्ष मिला, दूसरे वर्ष में इस ब्याज का भी ब्याज लगता ना। बोलिएगा, दूसरे वर्ष में इस ब्याज का ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज का ब्याज लगेगा तो इस ब्याज का ब्याज कितना होगा, ज़रा जोड़ के बताइए। 8 चौका 32, एक जीरो हट जाता
और यहाँ पे मिलता आपको 320 रुपया। कितना मिलता? 320 रुपया। अब ये फिर जब आप तीसरे वर्ष में, देखिए ये दूसरे वर्ष में हैं आप, जब आप तीसरे वर्ष में इसका भी भाई जितनी बार ये ब्याज जुटता इसका भी लगता है ना, तो तीसरे वर्ष में आप इसका भी कैलकुलेट करते। तो क्या 320 का 40% निकालें? मैं कहूँगा नहीं, यहाँ भी छोड़ दीजिए, आप केवल 20 का निकालिए ना, 20 का निकालिए। 20 का 40% निकालते तो आपको कितना मिलता है? 1 जीरो हट जाता और 4 दूना का 8, लास्ट में क्या मिलता है? 8। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तीसरा वर्ष में आपका जो भी ब्याज, इन सब का कैलकुलेट करने के बाद जो भी आया होगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो इस पहले ब्याज से डिसाइड होगा और वही लास्ट डिजिट रहेगा। और हमारा लास्ट डिजिट जो भी धन आएगा, कितना आएगा उसके चक्कर में मत पड़िए, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन को, प्रश्न को पढ़ते वक्त ऑप्शन को भी ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट के डिजिट सेम हैं, लेकिन थोड़ी सी सघनता होते हुए भी यहाँ पे आपको ये लूप होल्स मिल गया। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ के इकाई का अंक 8 है, अर्थात इसका सही होना इसकी मजबूरी है, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए आपको, और ऑप्शन को बहुत ही जल्दी सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर मेरी बात पकड़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के अप्रोच में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है आपके इस कंपटीशन से के जो भवसागर है इसे मुक्ति दिलाने के लिए। क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितना टाइम बचेगा आप रेस में उतना ही आगे हैं। और इस तरह की अप्रोच नहीं रखते हैं तो टाइम बचा पाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आइए एक और सवाल करते हैं, और इस लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ऐसे सवालों को कैसे धराशायी करना है बिना कैलकुलेशन का, इसमें हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा पहले तो पढ़िए इसको। कहा कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। ये पढ़ते वक्त एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और साथ साथ ऑप्शन को भी स्कैन करना। यदि आप ऑप्शन को स्कैन कर रहे हैं तो देखिए इसमें बहुत ही क्लोज चीज़ें हैं। हाँ, इनके यूनिट डिजिट आपको अलग अलग मिल रहे हैं, लास्ट के डिजिट, ठीक है। हालांकि ये 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनका लास्ट के डिजिट दोनों क्या हैं? सेम है। फिर भी देखेंगे, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं। पहले तो प्रश्न को समझिएगा। कहा कि एक महिला है, वो वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपये निवेश करती है, यानी और 2 वर्षों के लिए बात कहा है। दूसरे वर्ष के अंत में उसको उसकी जो कुल निवेश राशि कितनी होगी, माने ब्याज वाज जोड़ के। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए पहले वो 200 रुपये जमा की, ठीक है, 200 रुपये जमा की, और प्रत्येक वर्ष जमा कर रही हो। और पहले वर्ष जैसे शुरुआत हुआ तो ये 200 जमा की, और पहला वर्ष का जब अंत हुआ तो यहाँ पे 200 रुपये जमा की, और जब दूसरे वर्ष का अंत हुआ तो ये पूछना चाहता है कि इसकी टोटल कुल राशि कितना हुआ है, इस पर ब्याज वाज जोड़ के। तो इधर को हम छोड़ देते हैं, हमें लास्ट के डिजिट से मतलब है। देखिए जब ये पहली बार ये जमा की होगी तो पहले वर्ष तो ब्याज इसी पे लगा होगा, कितना? 5%। 200 का यदि आप 5% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? बात चक्रवृद्धि की है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा, और 5 दूना का 10, कितना आ जाएगा? ये 5 दूना का 10 रुपया, ठीक है। तो देखिए 5 दूना का कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये देखिए इसको 10 मिल गया, और जब दूसरे वर्ष में ये पहुँचेगी तो ये जो यहाँ पे इसके राशि में ये जुड़ा है, इस पर भी ब्याज लगेगा,
दूसरे वर्ष में लगेगा ना, कि जब पहले वर्ष के अंत के बाद जब दूसरे वर्ष में पहुंचेगी तो यहाँ जब पहुंचेगी तो इस पे भी ब्याज लगेगा 5% का, और इसका जब 5% निकालिएगा तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो एक ही ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे लास्ट में 0.5 आएगा, तो ये इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। बाकी आप इसको जैसे करते हैं कैलकुलेट करके देखिएगा कि इस तरह की ये जो अप्रोच आपके पास पहले से है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जब आप यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट यदि पढ़े होंगे तो वो सिर्फ उसी के लिए नहीं है, वो पूरी आपके अर्थमेटिक में, यहाँ तक कि एडवांस में भी वो हर जगह अप्लाई हो सकती है। हर जगह नहीं, जहाँ आप पहचान जाते हैं वहाँ अप्लाई करिए, और ऑप्शनों को, प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 प्रश्नों से मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप कुछ समझे होंगे। हाँ, कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए मैं सारे कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, प्रश्न के माध्यम से जितना सिखाया जा सकता है उतने की बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो क्या आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं, और यदि नहीं रखते हैं तो इस तरह की अप्रोच को सीखिए और अब से अपने अप्रोच को थोड़ा बदलिए। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।